हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखेंगे जो कि ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंस है। इतना आप रिवीजन करके जाओगे तो मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव आपके राइट्स हो जाएंगे। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हो सकता है थोड़ा वॉइस का प्रॉब्लम आया क्योंकि मैं जिस जगह पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ वहाँ पर बहुत नॉइस है, तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लेना, बट ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। जैसे सबसे फर्स्ट चैप्टर आपका कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है। तभी यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग होता क्या है? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज द स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग अंडर ईच कॉन्ट्रैक्ट इज ट्रेटेड एज अ कॉस्ट यूनिट। हर एक कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग क्या ट्रेड करते हैं? कॉस्ट यूनिट ट्रेड करते हैं। इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव बन सकता है। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है? स्पेसिफिक ऑर्डर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग होता है, जहाँ पर ईच कॉन्ट्रैक्ट ट्रेटेड कॉस्ट यूनिट, हर एक कॉन्ट्रैक्ट को कॉस्ट यूनिट ट्रेड किया जाता है। अ सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर फॉर ईच कॉन्ट्रैक्ट, हर एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या किया जाता है? सेपरेट अकाउंट्स प्रिपेयर किया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिटेड बाय ऑल द एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट की मतलब जितने भी खर्चे होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के, सबको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी का जो ट्रीटमेंट होता है, इसका ट्रीटमेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिट होता है। कॉस्ट वैल्यू और कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो इसका रहता है उसे हम लोग क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। और एक दूसरा ऑप्शन भी होता है, जो प्लांट एंड मशीनरी रहता है उसमें या तो आप डेप्रिसिएशन निकाल के कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड में लिख दो सिर्फ। यदि हायर परचेस ऑफ प्लांट है तो डेबिट साइड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की कहाँ पर आ जाएगा? डेबिट साइड में आएगा। मतलब क्या? यदि आपने प्लांट को हायर चार्जेस पे लिया, आपने खरीदा नहीं है, तो उसको सिर्फ हम लोग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं। ऐसे में डेप्रिसिएशन ना लिखकर हम लोग उसका जो हायर चार्जेस रहता है वो उसका चार्जेस लिखते हैं। और यदि आपको दूसरा प्लांट के लिए दो ऑप्शन होता है, आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड में प्लांट लिख सकते हो और जो उसकी लास्ट की वैल्यू रहेगी उसको क्रेडिट साइड में लिख सकते हो। अदरवाइज सिर्फ डेप्रिसिएशन निकाल के हम लोग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं। वर्क सर्टिफाइड, तो क्या करने का? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड लेने का। यदि आपको सब में ऐसा बोला है कि वर्क सर्टिफाइड निकालना 40%, तो कैसे आएगा वर्क सर्टिफाइड? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस लेने का और उसका परसेंटेज निकालने का वर्क सर्टिफाइड का। यहाँ पर और दूसरा वर्क सर्टिफाइड कैसे निकालने के लिए आपको कैश रिसीव दिया रहेगा और बोला रहेगा कि 40% है वर्क सर्टिफाइड का। तो ऐसे में जब कैश रिसीव जो रहेगा वो परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड रहेगा। तो जितना कैश रिसीव, जैसे 50,000 कैश रिसीव है और 40% है आप वर्क सर्टिफाइड, तो डिवाइड बाई 40% करोगे तो वर्क सर्टिफाइड का अमाउंट आ जाएगा। ये फॉर्मूले कब यूज करने का? जब आपको परसेंटेज में वर्क सर्टिफाइड दिया रहेगा। तो कैश रिसीव कैसे निकालने का? वर्क सर्टिफाइड में से हम लोग रिटेंशन मनी को माइनस कर देते हैं तो कैश रिसीव आ जाता है। जैसे मान लो 1 लाख का वर्क कंप्लीट हुआ है और आपको सब में दिया है कि 20% रिटेंशन कर लिया, 20,000 रिटेंशन कर लिया, तो यहाँ पर हम लोग को कैश रिसीव, इसका मतलब कितना हुआ? सिर्फ 80,000। जो हमारा वर्क सर्टिफाइड रहता है उसमें से रिटेंशन मनी माइनस कर देने का तो कैश रिसीव आ जाता है। एक ये होता है तरीका निकालने का। इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव बन सकता है, स्टूडेंट अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। दूसरा कैसे निकालते हैं हम लोग? रिटेंशन मनी वर्क सर्टिफाइड दिया रहेगा, उसका बोला रहेगा 30% रिटेंशन मनी है, या सॉरी 80% कैश हम लोग ने रिसीव किया या 20% कैश रिसीव किया। तो जितना दिया रहेगा वर्क सर्टिफाइड, उसका जितना परसेंटेज बोला रहेगा उससे मल्टीप्लाई कर देने का आ जाएगा। एक और रहता है, एक कैश रिसीव के बारे में आपको बोला रहेगा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड परसेंटेज ऑफ कैश रिसीव। मतलब 1 लाख मेरा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, वर्क सर्टिफाइड दिया 80% दिया, तो पहले मैं इसका 80% निकालूंगा, 80,000 आएगा। अभी वर्क सर्टिफाइड का कैश रिसीव हम लोग को 50% दे दिया, इसका 50% निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 40,000। आपको ऐसे कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हो। वर्क अनसर्टिफाइड कैसे निकालते हैं? टोटल कॉस्ट टिल द डेट, जितना टोटल कॉस्ट रहता है और जितने से जितना वर्क सर्टिफाइड हो गया माइनस कर देंगे
आ जाएगा। तो इसको आपको ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है सिर्फ कि टोटल कॉस्ट में से वर्क कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड माइनस कर देंगे तो वर्क अनसर्टिफाइड मिल जाता है। दूसरा रहता है टोटल कॉस्ट टिल द डेट इनटू परसेंटेज ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड डिवाइड बाई टोटल वर्क डन टिल द डेट, वो डेट तक कितना काम कंप्लीट हुआ है और टोटल कॉस्ट कितना है मल्टीप्लाई करके ये फॉर्मूले से भी हम लोग वर्क अनसर्टिफाइड निकाल सकते हैं। कॉन्सेप्ट याद रखना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। प्रॉफिट जब इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट रहता है तो प्रॉफिट कैसे ट्रांसफर करते हैं? वर्क सर्टिफाइड यदि लेस देन 25% कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, यदि हमारा जो वर्क सर्टिफाइड है और इतने में से एक ऑब्जेक्टिव आपको एग्जाम में जरूर मिलेंगे, यदि वर्क सर्टिफाइड लेस देन 25% है तो हम लोग नो प्रॉफिट एंड लॉस में कोई भी अमाउंट ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, मतलब नील अमाउंट ट्रांसफ़र करते हैं। वर्क सर्टिफाइड इज इक्वल टू और मोर देन 25% से ज़्यादा है लेकिन 50% से कम है। यदि 25% रहेगा तो भी यहाँ पे लिखा वर्क सर्टिफाइड इक्वल टू और मोर, मतलब 25% रहेगा तो भी ट्रांसफ़र करना है, और उसके ऊपर गया तो कहाँ तक? 50% से कम। 50% तक रहेगा तो 50% से कम होना चाहिए, मतलब 49.99%, और इसका लेस देन 25% मतलब होता है 24.99 तक रहेगा तो नील ट्रांसफ़र करेंगे। बट यदि 25% हो गया और 49.99% तक रहेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस में जो अमाउंट हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे 1/3 लेंगे नोशनल प्रॉफिट का इनटू कैश रिसीव्ड डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड। अभी वर्क सर्टिफाइड यदि इक्वल टू मोर देन है कितना? 50% से लेकर 100% के बीच में, 100% तक, 50% से 100%, मतलब 50% आ गया तो भी हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या? 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड डिवाइड बाई वर्क सर्टिफाइड। एक और यहाँ पर यदि वर्क सर्टिफाइड इक्वल टू मोर देन 90% है, इक्वल टू और मोर देन 90% रहेगा तो भी या इससे ज़्यादा है अब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, तो ऐसे में हम लोग का एस्टिमेटेड प्रॉफिट लेते हैं। एस्टिमेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाई इंटू कैश रिसीव डिवाइड बाई कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट के लिए फॉर्मूला यूज होता है एस्टिमेटेड प्रॉफिट लेने का, कॉस्ट ऑफ वर्क डन मतलब सर्टिफाइड, एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट जो रहेगा वो लेने का, और यदि कैश रिसीव भी दिया रहेगा तो इनटू कैश रिसीव डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड। ये दोनों फॉर्मूले आपके एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट के लिए हैं। यहाँ पर हम लोग एस्टिमेटेड प्रॉफिट लेते हैं। नोशनल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? नोशनल प्रॉफिट कैसे आता है? वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड में से कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड माइनस करने का, बैलेंस ऑफ वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड में से कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड माइनस करने का। याद रखना है स्टूडेंट, इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव बन सकता है। WIP में क्या क्या आता है? वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड आता है, कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड आता है, लेस करने का कैश रिसीव्ड, ट्रांसफर टू रिजर्व, फिर बैलेंस आता है। ठीक है, तो ये हमारा एक फॉर्मूला होता है। ये जितना भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया सब के सब आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के। प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या इंपॉर्टेंस है? इट इज द मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग अंडर विच कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज कैलकुलेटेड ईच प्रोसेस बाय एवरेज मेथड। क्या है यहाँ पर? प्रोसेस कॉस्टिंग कौन सा मेथड है? क्या है? मेथड ऑफ कॉस्टिंग है। इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव बन सकता है। अच्छे से वापस से सुनना स्टूडेंट, क्या बोल रहा हूँ मैं। प्रोसेस कॉस्टिंग क्या है? मेथड ऑफ कॉस्टिंग है। विच कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इज कैलकुलेटेड ईच प्रोसेस, हर एक प्रोसेस का कॉस्ट हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अ सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर ईच प्रोसेस, हर एक प्रोसेस का सेपरेट अकाउंट बनाते हैं। प्रोसेस अकाउंट डेबिटेड बाय ऑल द एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, जितने भी खर्चे होते हैं सब प्रोसेस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं। कॉस्ट रेक्टिफिकेशन ऑफ नॉर्मल डिफेक्टिव और कॉस्ट ऑफ अब नॉर्मल गेन,
मतलब प्रोसेस अकाउंट के डेबिट साइड में और क्या आता है, कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन। यदि कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन दिया रहता है वो भी प्रोसेस अकाउंट के डेबिट साइड में आता है। यदि डिफेक्टिव कुछ का कॉस्ट है वो भी प्रोसेस अकाउंट के डेबिट साइड में आता है। अब नॉर्मल गेन भी कहाँ पर आता है, प्रोसेस अकाउंट के डेबिट साइड में आता है। तो इसके ऊपर आपके ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं कि प्रोसेस अकाउंट के डेबिट साइड में कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन आता है कि नहीं आता है, और यहाँ पर अब नॉर्मल गेन कौन से साइड में आएगा, तो प्रोसेस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। ये सबको थियरी पार्ट्स में भी आप बना के लिख सकते हो। यहाँ पर द कॉस्ट ऑफ क्रेडिटेड बाय नॉर्मल लॉस, मतलब प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या क्या आता है, नॉर्मल लॉस आता है, कॉस्ट ऑफ अब नॉर्मल लॉस आता है, और कॉस्ट ऑफ आउटपुट, कितना यूनिट प्रोड्यूस किया उसका जो कॉस्ट है वो सब प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता है। अब नॉर्मल लॉस भी क्रेडिट साइड में आता है, नॉर्मल लॉस भी क्रेडिट साइड में आता है। अभी रेट कैसे निकालने का पर यूनिट का, तो टोटल जो कॉस्ट रहेगा मतलब अमाउंट लेने का डेबिट साइड वाला, इसमें से माइनस करने का नॉर्मल लॉस का अमाउंट, नॉर्मल लॉस का अमाउंट, और डिवाइड करने का इनपुट यूनिट माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट। तो कॉस्ट पर यूनिट निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस डिवाइड बाई इनपुट यूनिट माइनस यूनिट ऑफ नॉर्मल लॉस। यदि एक क्या गया, पर यूनिट का कॉस्ट आ जाएगा। अब नॉर्मल लॉस का कॉस्ट कैसे आता है, आप एक फॉर्मूला लगा के पर यूनिट का कॉस्ट निकाल लिए, मान लो पर यूनिट का कॉस्ट 10 आ गया, और अब नॉर्मल लॉस के जितने यूनिट रहेंगे, मान लेते हैं यहाँ पर यूनिट का जो कॉस्ट आ गया 10 रुपये आ गया, और आपका अब नॉर्मल लॉस है वो 200 यूनिट है, तो इंटू 200 कर देने का, 2000 आ जाएगा। ऐसे करके आप नॉर्मल लॉस निकाल सकते हो। अभी आउटपुट जो ट्रांसफ़र करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में कैसे आता है, जितना हम लोग का पर यूनिट कॉस्ट है, सेम फॉर्मूला लगाएंगे। हम लोग को पर यूनिट कॉस्ट मान लेते हैं कितना आ गया, 10 रुपये आ गया, और हम लोग ने कितना किया, 5000 यूनिट क्या कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, मतलब आउटपुट 5000 है, तो उससे मल्टीप्लाई कर देने का, तो कितना आ जाएगा, 10,000 आएगा क्या, 5000 इंटू 50,000 आ जाएगा। तो यहाँ पर 50,000 आ जाएगा। कैसे आएगा, आप ये फॉर्मूला लगाओगे, पर यूनिट कॉस्ट आएगा और जितना आउटपुट का यूनिट आप ट्रांसफ़र कर रहे हो उससे इंटू कर देने का, तो आपको आउटपुट का कॉस्ट मिल जाएगा 50,000 जो भी रहेगा आपका। ऐसे ही सेम टू सेम अब नॉर्मल गेन, अब नॉर्मल लॉस का भी यही रेट, पर यूनिट का जो रेट आता है उसके यूनिट से मल्टीप्लाई करना होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस भी बोलते हैं। तो सेम जितना आया रहेगा पर यूनिट कॉस्ट निकालने का, जितना यूनिट हम लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं उससे यूनिट से मल्टीप्लाई कर देने का। अब नॉर्मल गेन के लिए भी सेम फॉर्मूला यूज करने का, अमाउंट डेबिट का लेने का, क्रेडिट वाला माइनस करने का, नॉर्मल लॉस का इनपुट यूनिट माइनस नॉर्मल लॉस, और जितना अब नॉर्मल गेन का यूनिट रहेगा उससे मल्टीप्लाई कर देने का। यूनिट ऑफ नॉर्मल लॉस कैसे आता है, इसमें से देखो ये फॉर्मूले में से एक आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। यूनिट ऑफ नॉर्मल लॉस कैसे आता है, इनपुट लेने का मल्टीप्लाई करने का परसेंटेज ऑफ नॉर्मल लॉस। जितना इनपुट रहेगा, जैसे मान लो आपका 10,000 यूनिट है और आपको सब में बोला कि 2% नॉर्मल लॉस है, तो इसका 2% निकालने का 200 आपका नॉर्मल लॉस हो जाएगा। तो नॉर्मल लॉस निकालने का फॉर्मूला क्या है, इनपुट यूनिट इंटू परसेंटेज ऑफ नॉर्मल लॉस। यूनिट ऑफ अब नॉर्मल लॉस कैसे निकालने का, इनपुट यूनिट में से माइनस कर देने का किसका, नॉर्मल लॉस का यूनिट, उसके बाद उसमें से माइनस कर देने का आउटपुट, जो हमारा बचा वो क्या आ जाएगा, अब नॉर्मल लॉस। तो अब नॉर्मल लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, अच्छे से देख लेना स्टूडेंट, इसमें से ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं। इनपुट यूनिट माइनस नॉर्मल लॉस का यूनिट लेने का और उसमें से आउटपुट माइनस कर देने का, तो यूनिट ऑफ अब नॉर्मल लॉस आ जाता है। यूनिट ऑफ अब नॉर्मल गेन कैसे आता है, एक्चुअल जो आउटपुट रहेगा इसमें से नॉर्मल आउटपुट को माइनस कर देने का। हमारा एक्चुअल आउटपुट कितना 5000 आ रहा है और नॉर्मल आउटपुट मेरा आना चाहिए था 4000, इसका मतलब 1000 अब नॉर्मल गेन है।
अब नॉर्मल लॉस कैसे, इनपुट यूनिट ऑफ नॉर्मल लॉस लेने का और जितना हम लोग को आउटपुट दिया रहेगा उसको भी माइनस कर देने का, तो जो बचेगा अब नॉर्मल लॉस रहेगा। और नॉर्मल आउटपुट कैसे निकालते हैं, इनपुट यूनिट में से नॉर्मल लॉस को माइनस कर देने का। जैसे मान लो मैंने 50,000 इनपुट किया, मेरा नॉर्मल लॉस 2,000 यूनिट हो गया, माइनस कर देने का। इसका मतलब मेरा नॉर्मल आउटपुट कितना होता है, 48,000 होता है। तो नॉर्मल आउटपुट ऐसे निकालते हैं, इनपुट में से नॉर्मल लॉस को माइनस कर देने का। और ये नॉर्मल लॉस, नॉर्मल आउटपुट में से जो नॉर्मल आउटपुट रहेगा इसको जो एक्चुअल आउटपुट दिया रहेगा उसमें से माइनस कर दोगे तो अब नॉर्मल गेन आ जाएगा यदि ज़्यादा रहा तो। अब नॉर्मल लॉस के लिए इनपुट में से यूनिट ऑफ नॉर्मल लॉस माइनस करने का और माइनस यूनिट ऑफ आउटपुट। अभी यहाँ पर इसमें से थियोरेटिकल पार्ट्स में से भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बनते हैं। जैसे यहाँ पर बाई प्रोडक्ट इज ए एडिशनल प्रोडक्ट ऑफ प्रोड्यूस इंसिडेंटली। बाई प्रोडक्ट किसको बोलते हैं हम लोग, बाई प्रोडक्ट का मतलब होता है एडिशनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस इंसिडेंटली, मतलब बाई मिस्टेकली हम लोगों ने एक्स्ट्रा प्रोडक्ट जो बना दिया उससे हम लोग क्या बोलते हैं, बाई प्रोडक्ट बोलते हैं। तो इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि बाई प्रोडक्ट क्या होता है। तो बाई प्रोडक्ट इज ए एडिशनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस इंसिडेंटली। जॉइंट प्रोडक्ट इज क्या होता है, जॉइंट प्रोडक्ट इज ए एडिशनल प्रोडक्ट विच आर सिग्निफिकेंट वैल्यू। तो ये वर्ड याद रखना, ऑब्जेक्टिव बनेगा तो इसके बेस पे ही बनेगा। जॉइंट प्रोडक्ट इज एडिशनल प्रोडक्ट विच हैज सिग्निफिकेंट वैल्यू, जिसकी अलग एक वैल्यू होती है। जॉइंट कॉस्ट इज अ पोर्शन ओवर द वेरियस प्रोडक्ट बाय एवरेज मेथड और मार्केट वैल्यू मेथड। क्या बोलता है जॉइंट, अभी यहाँ पर सबका मतलब बाय प्रोडक्ट क्या होता है, जो इंसिडेंटली एडिशनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो जाता है। जॉइंट प्रोडक्ट क्या होता है, एडिशनल प्रोडक्ट विच सिग्निफिकेंट वैल्यू जिसका होता है उसे जॉइंट प्रोडक्ट बोलते हैं। जॉइंट कॉस्ट क्या होता है, अ पोर्शन मतलब होता है बांटना, ओवर द वेरियस प्रोडक्ट, जो हम लोग अलग अलग प्रोडक्ट पे कॉस्ट को बांटते हैं एवरेज मेथड से और मार्केट वैल्यू मेथड से। कौन कौन से मेथड से, एवरेज मेथड और मार्केट वैल्यू मेथड से, उसे हम लोग जॉइंट कॉस्ट अ पोर्शन बोलते हैं। If the value of byproduct is very small, it is the sales created to profit and loss account. Important line है, इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव बन सकता है। If the value of byproduct is very small, बहुत स्मॉल है, it is the sales created to profit and loss account में क्रेडिट कर देंगे जो सेल्स रहेगा। The sales value of byproduct may be added to sales of main product or sales value by deducting from the total cost of main product. दूसरा ऑप्शन रहता है इसका, जो बाई प्रोडक्ट से हमारा एक्स्ट्रा बेनिफिट हो रहा है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, जो नॉर्मल मेन प्रोडक्ट रहता है उसके वैल्यू में हम लोग ऐड कर सकते हैं और उसके टोटल कॉस्ट में से माइनस भी कर सकते हैं। Point of separation is a point from where the main product is separate from byproduct. बोलता है पॉइंट ऑफ सेपरेशन क्या होता है, एग्जाम में इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आ सकता है। पॉइंट ऑफ सेपरेशन क्या है, मेन पॉइंट होता है जहाँ पर हम लोग क्या होता है सेपरेट करते हैं किसको, मेन प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट को हम लोग सेपरेट करते हैं, उसे हम लोग पॉइंट ऑफ सेपरेशन बोलते हैं। मार्जिनल कॉस्ट इंक्लूड, मार्जिनल कॉस्ट के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस और वेरिएबल ओवरहेड भी इंक्लूड होता है। और ये मार्जिनल कॉस्टिंग को हम लोग वेरिएबल कॉस्ट भी बोलते हैं, याद रखना, वेरिएबल कॉस्ट भी बोलते हैं। मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन क्या होता है, सेल्स में से हम लोग सेल्स में से माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट तो कंट्रीब्यूशन आता है, और इसमें से लेस करते हैं फिक्स कॉस्ट तो प्रॉफिट आता है। क्या सेल्स में से लेस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन आता है, लेस करते हैं फिक्स कॉस्ट तो प्रॉफिट आता है। ये इक्वेशन आपको हेल्प करेगा एग्जाम में सम सॉल्व करने के लिए, मैंने सम कराया था, आप लोगों ने देखा होगा। दूसरा सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू क्या था, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट।
मतलब सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने के बाद जो अमाउंट आता है, सेम अमाउंट फिक्स कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करने के बाद भी आता है। कंट्रीब्यूशन निकालते कैसे हैं, इसके ऊपर भी आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन कैसे आता है, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते तो भी आता है। दूसरा, फिक्स कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करते तो भी आता है। सेल्स का सेल्स इंटू पीबी रेशियो करते तो भी कंट्रीब्यूशन मिल जाता है। और ब्रेक इवन सेल्स इंटू पीबी रेशियो प्लस प्रॉफिट करेंगे तो भी कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। ऊपर के 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के लिए, आगे वाला भी देख लो। कंट्रीब्यूशन कैसे आता है, फिक्स कॉस्ट प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी की जो वैल्यू रहेगा इंटू करने का पीबी रेशियो, जो अमाउंट आएगा फिक्स कॉस्ट में ऐड कर देने का तो भी कंट्रीब्यूशन आता है। कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट को यदि हम लोग मार्जिन ऑफ सेफ्टी के परसेंटेज से डिवाइड करते तो भी आता है। कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट को यदि हम लोग ने ब्रेक इवन सेल्स के परसेंटेज से डिवाइड करेंगे तो भी आ जाएगा। पीबी रेशियो कैसे निकालते हैं, पीबी रेशियो निकालने के भी कई सारे फॉर्मूले हैं। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ये सबसे इंपॉर्टेंट है पीबी रेशियो निकालने के लिए, बाकी के जो है ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। और दूसरा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ए है इंपॉर्टेंट, सेकेंड ईयर के प्रॉफिट में से माइनस करने का फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट, सेकेंड ईयर के सेल्स में से माइनस करने का फर्स्ट ईयर का सेल्स। मतलब एग्जाम में सम सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 2 आपके पीबी रेशियो के फॉर्मूले इंपॉर्टेंट्स है। ऑब्जेक्टिव के लिए सब इंपॉर्टेंस बोल सकते हैं। पीबी रेशियो निकालते कैसे, कंट्रीब्यूशन को डिवाइड करते सेल्स इंटू 100। दूसरा निकालने का तरीका है सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने का, डिवाइड करने का सेल्स इंटू 100। सेल्स पीबी रेशियो दूसरा निकालने का फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100 करने का। दूसरा ये भी फॉर्मूला आपको कैलकुलेशन में काम आएगा। चेंजेस प्रॉफिट मतलब सेकेंड ईयर के प्रॉफिट में से फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट माइनस कर देना, सेकेंड ईयर के सेल्स में से फर्स्ट ईयर के सेल्स को माइनस करके डिवाइड करने का, उसका मतलब होता है चेंजेस। दूसरा, बाकी सब जो भी पीबी रेशियो ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से है, पीबी रेशियो इक्वल टू होता है 100 माइनस वेरिएबल कॉस्ट टू दिस सेल्स रेशियो भी आता है। प्रॉफिट डिवाइड बाई मार्जिन ऑफ सेफ्टी वैल्यू भी आता है। पीबी रेशियो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई ब्रेक इवन सेल्स वैल्यू भी आता है इंटू 100। पीबी रेशियो इक्वल टू होता है प्रॉफिट डिवाइड बाई मार्जिन ऑफ सेफ्टी वैल्यू इंटू 100 भी आता है। ब्रेक इवन सेल्स वैल्यू निकालने का हमारा जो फॉर्मूला है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। ब्रेक इवन सेल्स का होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई पीबी रेशियो। दूसरा जो इंपॉर्टेंट होता है वो आपका ब्रेक इवन सेल्स इक्वल टू होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। नहीं, यहाँ पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ यही एक इंपॉर्टेंट है, बाकी ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए जरूरी है सेल्स में से मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक्चुअल सेल्स माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी माइनस करोगे तो भी ब्रेक इवन सेल्स मिलता है। दूसरा, यहाँ पर ब्रेक इवन सेल्स निकालने का फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करोगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इंटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट से भी करके हम लोग निकाल सकते हैं। और ये सब भी फॉर्मूले से कर सकते हैं। यदि ब्रेक इवन पॉइंट्स यूनिट में पूछा तो अपने को इम्पॉर्टेंट यही है सिर्फ एग्जाम के लिए, बाकी सब आपके ऑब्जेक्टिव के लिए है। तो पढ़ सकते हो ब्रेक इवन सेल्स कैसे होता है, ब्रेक इवन सेल्स डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस भी आता है, ये भी फॉर्मूले हम लोग यूज कर लेते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 2 फॉर्मूले इंपॉर्टेंट्स है, एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। इस सेल्स जब कैलकुलेशन के लिए वो आपको एडजस्टमेंट दिया रहता है ना, उसके अंदर जो सेल्स दिया रहता है वो लेने का और ब्रेक इवन सेल्स को माइनस कर देने का। दूसरा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइड बाय पीबी रेशियो। बाकी सब जो भी पीबी मार्जिन ऑफ सेफ्टी के फॉर्मूले हैं ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट में जो दिया रहेगा उसको सेलिंग प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर देने का। मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको यूनिट में पूछा तो एक्चुअल सेल्स की यूनिट को ब्रेक इवन सेल्स की यूनिट से माइनस कर देने का। दूसरा, या तो हम लोग को प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करने का। एक और फॉर्मूला प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट करेंगे तो भी जो आएगा उसे हम लोग कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ही बोलते हैं। बाकी ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब भी इंपॉर्टेंट है।
प्रॉफिट कैसे आता है, सेल्स में से टोटल कॉस्ट आप माइनस कर दोगे ना तो प्रॉफिट मिल जाएगा स्टूडेंट, सेल्स में से टोटल कॉस्ट माइनस कर देने का। दूसरा प्रॉफिट कैसे आता है, सेल्स में से माइनस करने का, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट को ऐड करके सेल्स में से माइनस कर दोगे फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट तो भी प्रॉफिट आपको आ जाएगा। और कैसे आता है, सेल्स में से टोटल कॉस्ट माइनस कर दोगे तो भी आ जाएगा। प्रॉफिट निकालने का और एक तरीका होता है, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दोगे तो भी आ जाएगा। और एक तरीका है प्रॉफिट निकालने का, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का इंटू पीबी रेशियो करोगे तो भी प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ये सब फॉर्मूले एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सेल्स निकालने का फॉर्मूला होता है, टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड कर दोगे सेल्स आ जाएगा, सेल्स में फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ये ऐड कर दोगे तो भी आपका प्रॉफिट आ जाएगा। सेल्स इक्वल टू कंट्रीब्यूशन में वेरिएबल कॉस्ट ऐड कर दोगे तो भी सेल्स मिल जाएगा। सेल्स निकालने के लिए ब्रेक इवन सेल्स इनटू मार्जिन ऑफ सेफ्टी कर दोगे तो भी आ जाएगा। दूसरा आपको डिजायर सेल्स या डिजायर प्रॉफिट निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है, ये आपका फॉर्मूला होता है यहाँ पर, सेल्स इक्वल टू होता है यहाँ पर सेल्स रिक्वायर्ड, सेल्स निकालने का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट डिवाइड बाई पीबी रेशियो। ये प्रैक्टिकल सम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यूनिट में निकालने के लिए फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। यहाँ पर सेल्स निकालने के लिए दूसरा फॉर्मूला यहाँ पर फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट डिवाइड बाई टोटल कंट्रीब्यूशन आ सकता है। और यहाँ पर यही सेम डिजायर प्रॉफिट निकालने के लिए भी सेम यूज होता है, मतलब यही फॉर्मूले हम लोग को यूज होते हैं। एक लास्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है। जैसे यहाँ पर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज ए कॉस्ट डिटरमाइन इन एडवांस आफ्टर अ साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ ऑल द फैक्टर अफेक्टिंग द कॉस्ट, इट रिप्रेजेंट व्हाट द कॉस्ट शुड बी। क्या दिया यहाँ पर, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होता है, कॉस्ट हम लोग जहाँ पर डिटरमाइन करते हैं कैसे, एडवांस में। कब डिटरमाइन करते हैं, आफ्टर साइंटिफिक एनालाइज करने के बाद ऑल दी फैक्टर जो अफेक्ट करेगा कॉस्ट को। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के ऊपर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। तो दूसरा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज द टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है, टेक्निक है कॉस्ट का विच इन्वॉल्व कंटिन्यू इवेल्युएशन ऑफ एक्चुअल कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है, एक टेक्निक है कॉस्ट एनालिसिस का जिसके अंदर हम लोग इवेल्युएट करते हैं एक्चुअल कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट को टू फाइंड आउट डाइवेशन इन्वेस्टिगेशन इनटू कॉज ऑफ डेविएशन टेकिंग इन द रेमेडियल एक्शन। मतलब जो कुछ चेंजेस आता है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग कॉस्टिंग करते हैं। कॉस्ट वेरिएंसेस इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट। बोलता है जो कॉस्ट वेरिएंसेस होता है ना, वो क्या होता है, जो डिफरेंस होता है किसके बीच में, स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट के बीच में, उसको हम लोग कॉस्ट वेरिएंसेस बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इट फेवरेबल हो सकता है व्हेन द एक्चुअल कॉस्ट लेस देन स्टैंडर्ड कॉस्ट। इंपॉर्टेंट लाइन है, इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव बन सकता है। व्हेन द एक्चुअल कॉस्ट हमारा कम है किससे, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से, तो ये हमारा फेवरेबल हो जाएगा। और अनफेवरेबल कब हो जाएगा, व्हेन द स्टैंडर्ड एक्चुअल कॉस्ट क्या है, ज़्यादा है किससे, स्टैंडर्ड कॉस्ट से। व्हेन द एक्चुअल कॉस्ट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा तो अनफेवरेबल हो जाएगा। जब हमारा एक्चुअल कॉस्ट क्या है, ज़्यादा है, मोर है, स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है, कम है, तो अनफेवरेबल। और यदि एक्चुअल कॉस्ट लेस देन है, कम है, तो क्या हो जाएगा, फेवरेबल हो जाएगा। ये लाइन में से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको आने वाला है, पढ़ लेना। कॉस्ट वेरिएंसेस कैसे होता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट में से एक्चुअल कॉस्ट को हम लोग माइनस करते हैं। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट।
क्या होता है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस का फॉर्मूला होता है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। एग्जाम में एक्चुअल यूनिट आउटपुट और गिवन स्टैंडर्ड में डिफरेंस रहेगा, तो सबसे पहले कंपेरेबल स्टैंडर्ड निकालना। स्टूडेंट कैसे निकालते हैं आप लोगों ने सीखा होगा, आई होप उसको कर लेना। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस का फॉर्मूला होता है, दो फॉर्मूला मैं बताता हूँ, दोनों पढ़ के जाना, नहीं तो एक ही फॉर्मूला कर लो। ये स्टैंडर्ड प्राइस किसका, मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस, इसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। ये मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस का फॉर्मूला होता है। और मटेरियल यूजेस का क्या होता है, मटेरियल यूजेस वेरिएंसेस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। ये फॉर्मूले के बेस पे आपको सम भी सॉल्व करना है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है। ऐसे लेबर कॉस्ट वेरिएंसेस का फॉर्मूला क्या होता है, लेबर कॉस्ट इक्वल टू होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। और लेबर प्राइस वेरिएंसेस का फॉर्मूला क्या होता है स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल लेबर आवर्स। और लेबर इफिशिएंसी वेरिएंसेस का फॉर्मूला क्या होता है स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट आता है। तो लेबर कॉस्ट वेरिएंसेस का फॉर्मूला क्या है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। लेबर प्राइस वेरिएंसेस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल लेबर आवर्स। लेबर इफिशिएंसी वेरिएंसेस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। अभी इमर्जिंग कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या है, इमर्जिंग कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इंक्लूड है, इमर्जिंग कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर इंक्लूड है टारगेट कॉस्टिंग है, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग है, ब्रांच लाइफ साइकिल ब्रांच कॉस्टिंग है। ये सब नाम याद रखना स्टूडेंट, इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव बन सकता है। इमर्जिंग कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इंक्लूड टारगेट कॉस्टिंग, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, ब्रांच कॉस्टिंग, मैकिंग एंड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। मैकिंग एंड ABC एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग भी इमर्जिंग कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट के पार्ट्स है। इमर्जिंग कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट इंक्लूड है टारगेटेड कॉस्टिंग, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, बेंच कॉस्टिंग, मार्किंग एंड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ABC यूज फॉर एलोकेशन ऑफ अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड। बोलता है ABC का हम लोग यूज करते हैं एलोकेशन करने के लिए एंड अपोर्शन ऑफ ओवरहेड के लिए। टारगेट कॉस्टिंग इज द टेक्निक यूज टू रिड्यूस द कॉस्ट। जो टारगेट कॉस्टिंग होता है उसको हम लोग यूज करते हैं रिड्यूस करने के लिए कॉस्ट को। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग डिटरमाइन द कॉस्ट एसोसिएटेड विद द वेरियस स्टेज। बोलता है जो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग होता है डिटरमाइन करते हैं एसोसिएट कॉस्ट जो वेरियस स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल प्रोडक्ट होते हैं। जो प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल होते हैं उसको डिटरमाइन करने के लिए लाइफ साइकिल कॉस्टिंग हम लोग यूज करते हैं। बेंच मार्किंग इज अ टेक्निक ऑफ इवेल्युएशन ऑफ परफॉर्मेंस अगेन द कॉम्पिटिटिव यूनिट। क्या दिया, बेंच मार्किंग जो है ये भी एक क्या टेक्निक है इवेल्युएट करने का परफॉर्मेंस अगेंस्ट द कॉम्पिटिटिव यूनिट। मतलब ABC यूज करते हैं एलोकेशन और अपोर्शनमेंट ओवरहेड के लिए। टारगेट कॉस्टिंग यूज करते हैं टेक्निक रिड्यूस करने के लिए कॉस्ट। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग हम लोग यूज करते हैं वेरियस स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल प्रोडक्ट। और बेंच मार्किंग टेक्निक यूज करते हैं अगेन द कॉम्पिटिटिव यूनिट। आई होप इसमें से आप इतना करके गए तो 99% आपके ऑब्जेक्टिव राइट होंगे। थैंक यू सो मच।